अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपसे कुछ देर पहले खबर आई है कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी को फ़ोन किया है और फ़ोन करके माफ़ी मांगी है उस हमले पर जो 9 सितंबर को कतर पर इसराइल की तरफ से किया गया था। और उस वक्त किया गया था जब कतर के अंदर हमास की सारी क़यादत मौजूद थी उन निकात पर बात करने के लिए जो कि प्रपोज किए गए थे खुद सदर ट्रंप की तरफ से कि किस तरीके से इसराइल के दरमियान और हमास के दरमियान सीज़ फायर हो सकता है, किस तरीके से मग़वियों की रिहाई मुमकिन हो सकती है, किस तरीके से गज़ा में अमन कायम हो सकता है। एंड उस वक्त कि जब ये इजलास होना था या हो रहा था उस वक्त इसराइल की तरफ से हमला किया गया और हमले के बाद भी इसराइल कतई तौर पर ना माफ़ी मांगने का इरादा जाहिर कर रहा था, बल्कि नेतन्याहू ये दावा कर रहे थे कि जहां पर भी हमें हमास की क़यादत मिलेगी हम वहां पर हमला करेंगे और एक दफ़ा हमला किया है तो दोबारा भी हमला करेंगे। और उसके बाद सारा का सारा मंजरनामा बदल गया था, जहां नज़र आ रहा था कि हमास के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इसकी गज़ा के में अमन के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उन्हें अमली जामा पहना सकते हैं। बिल्कुल उलट सूरत हाल नज़र आई और ऐसा लगा कि अब अरब और इस्लामी ममालिक और इसराइल आमने सामने आ रहे हैं। ट्रंप का जो अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने का इरादा है वो खाक में मिलता नज़र आ रहा है। और फिर इस्लामी और अरब ममालिक का कतर में इजलास भी हुआ, उसमें तकारीर भी हुई, उसका ऐलामिया भी सामने आया। इसराइल अपने दावों पर डटा नज़र आ रहा था, मगर उसके बाद अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप की और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात होती है। और अब खुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसको इसराइली मीडिया भी कोट कर रहा है, कि उस मुलाकात में ही सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन कॉल कराई है कतरी वज़ीर आज़म को, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने माजी के दावों के बरक्स कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी है उस हमले की जो इसराइल की तरफ से कतर पर किया गया था। और जाहिर है इससे पहले इतलात आ रही थी कि जो अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास हुआ और मुलाकात हुई सदर ट्रंप के साथ, उसमें इस्लामी ममालिक के सामने सदर ट्रंप ने एक 21 निकाती एजेंडा पेश किया था कि किस तरीके से अमन आ सकता है गज़ा में और इसराइली फ़ौज अपनी कार्रवाइयाँ रोक सकती है। उससे पहले उसके बाद सदर ट्रंप ये बयान भी दे चुके थे कि वेस्ट बैंक में इसराइल को कब्जा नहीं करने देंगे, हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म ये दावे कर रहे थे। और अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि 21 निकाती पॉइंट्स के बाद, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे ये बात की थी कि जो 21 पॉइंट्स हैं ट्रंप की तरफ से उसको वो वेलकम करते हैं। और अब ये बात सामने आ रही है और ख़ुद अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद इस बात की राह हमवार हो रही है कि गज़ा में अमन हो सकता है, इसराइल के साथ सीज़ फायर मुआहिदा हो सकता है। और क्या सेटअप होगा इस तमाम के बाद गज़ा में किस तरीके से इस्लामी ममालिक का किरदार होगा, उस हवाले से मामला तय पा सकते हैं। क्योंकि 21 पॉइंट्स की जो तफसीलात सामने आ रही थी उसमें यही तफसीलात सामने आ रही थी कि इसराइली फ़ौज गज़ा से वापस जाएगी और इस्लामी ममालिक जो हैं उनका किरदार होगा गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन में भी। इसके अलावा जो गज़ा के सिक्योरिटी मामलात हैं उस हवाले से भी बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। यानी कि एक ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है कि इसराइल जो मुसलसल कह रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी हमें हमास की क़यादत मिलेगी वहाँ पर भी हमले करेंगे और गज़ा में भी हम आगे बढ़ेंगे, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करेंगे, वहाँ से कहीं ना कहीं अब मामला ब्रेक थ्रू की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। इसकी जैसी मज़ीद तफसीलात आएंगी हम आपको उन तफसीलात से भी आगाह करेंगे, क्योंकि बहुत अहम ट्रंप के दरमियान और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के मैच की। भारत ने सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का टाइटल तो जीत लिया, मगर खेल की स्पिरिट को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो गया है और इस बात पर खुद भारत में भी शदीद तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने अपनी बहुत सी कमज़ोरियों और फैसला साजी की खामियों के बावजूद ये साबित किया कि टीम अभी भी एक अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, मगर अपनी खामियों को दोहराने के बजाय उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को फाइनल ओवर में 5 विकेटों से शिकस्त दी, मगर इस फतह के बावजूद जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त ना तो भारतीय हुकूमत के जहन से निकल रही है और ना ही भारतीय हुकूमत अपनी क्रिकेट टीम को वो हार भुलाने दे रही है। इसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज़ फाइनल जीतने के बावजूद फातेह टीम को ट्रॉफी लिए बगैर ही मैदान से जाना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि भारतीय टीम को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना गवारा नहीं था। यानी जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इख्तितामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म हो गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत
और क्रिकेट बोर्ड के कहने पर भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और स्टेज पर मौजूद रहे। और फिर जब भारतीय टीम को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो खिलाड़ी टाइटल जीतने के बावजूद ट्रॉफी से महरूम रहकर ग्राउंड से चले गए। मैच के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल मुकम्मल होने के बाद अपने मीडिया मैनेजर से पूछा कि बोलना है या नहीं बोलना, और फिर कह दिया कि मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम। खेल को इस हद तक सियासत की नज़र करने के बाद खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि खेल के स्पिरिट को तबाह करने में वो खुद ज़ाती तौर पर मुलव्विस है। और मैच के बाद एक्स पोस्ट में एक क्रिकेट मैच को पाक भारत जंग से मिला दिया और लिखा कि खेलों के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर्स को मुबारकबाद। इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि अगर जंग ही आपके फ़ख्र का पैमाना है तो तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी जिल्लत आमेज शिकस्त को महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस हकीकत को नहीं बदल सकता। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ आपकी बेबसी को जाहिर करता है और खेल की असल रूह को पामाल करता है। जबकि मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उसे मायूस कुन करार देते हुए कहा कि भारतीय टीम जो कर रही है वो हमारी नहीं, क्रिकेट की बेइज्जती है, अच्छी टीम्स ऐसा नहीं करती हैं। जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है, और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी। और जो आज भी उन लोगों ने किया है मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम्स हैं वो वैसे करती है जो हमने किया, जैसे अकेले जाकर ट्रॉफी के साथ शूट किया और उसके बाद भी हम वहाँ जाकर खड़े रहे, अपने मेडल्स लिए। तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक that's just beyond, like I don't know, I don't want to use very harsh word, but I'm sure no one is going to obviously going to second that. Yeah. Well, he did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament. But yeah, when we were doing like referee की meeting होती है उसमें भी किया था. But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं. मैं I'm sure अगर उस पे हो तो वो करे, क्योंकि obviously he has a different, उसको जो instruction है मेरे ख्याल से वही वो follow कर रहे हैं, which is fine. जबकि भारत के अंदर से भी क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर से मिलाने पर नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में है। खासतौर पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने सख्त तनकीद की है। सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो वो 26 बहनें माताएं जो है जो बेवा हो गई, उसका जवाब प्रधानमंत्री कब देंगे? जब ऑपरेशन शुरू है, हम युद्ध में है, तो खेल कैसे हो सकता है? पैसे के लिए हो रहा है क्या ये? हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये एक आदत पड़ गई है कि हर विषय पे उनको राजनीति करना है और अपना कॉलर टाइट। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने एक्स पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाब देते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म जी, पहली बात तो यह है कि क्रिकेट मैच का मवाजना जंग के मैदान से करना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ये मवाजना कर ही दिया है तो आपको भारतीय टीम से ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करते। इसके अलावा साबिक लेजेंडरी भारतीय क्रिकेटर और कप्तान कपिल देव ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हाथ मिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। Somebody is not happy, he can say, I don't want to play against Pakistan, but when the cricket board or the country is given okay to you, go and play. And shaking hand is not a big thing. I don't think so it's a big thing. One thing, Rajdeep, everybody have to understand, they are the neighbor. And you want to have a good neighbors. They can say the same thing, we can say the same thing. The only way forward is you have to have a dialogue, you have to talk to them again and again. In 70 years it didn't improve much, but one
can't say run away from the situation, whatever both the countries are. They are our neighbor. We should try our best. Thing is, as a big brother, try to solve the problem. Yes, so many bad things happen, which I don't like to talk about that, and I like to move on in my life and try to say whatever happened yesterday, let's move on in for tomorrow, better tomorrow. भारतीय सहाफ़ी अभिषेक शर्मा ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े में मरने वालों के लवाहिकीन के सवालों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी एशिया कप में मैच की जीत का मवाजना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों को जायज ठहराने के लिए ये सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के बाद जो आलोचना हुई, शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए, उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारी सेना का अपमान नहीं तो क्या है? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है क्रिकेट के लिए? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए? जबकि भारतीय तज्जियाकार मुकेश कुमार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वजीर आजम मोदी के बयाने की धज्जियां उड़ गई थीं, इसलिए मोदी ने खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खो दिया उसे यहां से हासिल करें। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखें, इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता था कि सैन्य तौर पर तो हमने जंग जीत ली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार गए थे, और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा लेदर हो रहा था, और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने, उसको यहाँ से हासिल करूंगा। ये मोदी सरकार ही थी जिसने जंग के मैदान में पाकिस्तान से हारने के बाद खेलों के मैदान में पाकिस्तान का बायकॉट करने की कोशिश की, लेकिन इस मैदान में भी मोदी सरकार को अपनी हिकमत अमली में नाकामी हुई और मजबूरन भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी हुकूमत की हिदायत पर पाकिस्तानी टीम का बायकॉट करने की कोशिश की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया और ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान और भारत की अब कोई राइवलरी ही नहीं रही है। सर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह है कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस एशिया कप के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैचेस रहे। पूरे भारत में करोड़ों अफराद ने पाकिस्तान और भारत के मुकाबले देखे। भारत में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाया गया, स्टेडियम्स के अंदर और सिनेमा घरों में दिखाया गया। खुद वजीर आजम मोदी ने भी मैच देखा और बाद में एक्स पर इस मैच पर तबसरा भी किया, जो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान और भारत की राइवलरी ना सिर्फ बाकी है बल्कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती है। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों तरफ से खेल को सियासत से दूर रखा जाए। खेल के मैदान में तमाशाइयों को इशारा करने पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ, मगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की बल्कि मोहसिन नकवी ने उनका जुर्माना अपनी जेब से अदा करने का ऐलान कर दिया। और इस सब के बाद हारिस रऊफ फाइनल में ना चल सके और आइंदा उनकी T20 में सिलेक्शन पर ही सवाल उठ गया है। उन्हें जिस मरहले पर बॉलिंग के लिए लाया गया उस पर भी सवाल उठ रहा है, यानी खिलाड़ियों की तवज्जो खेल पर होनी चाहिए। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। भाई, सबसे पहले मैच तो हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे, मगर जो इंडियन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किया, ट्रॉफी लेने के लिए भी क्या, फिर शिकायत भी करते नजर आए कि जी विनिंग टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। सही किया मोहसिन नकवी साहब ने जो किया कि जी आपने ट्रॉफी लेनी है तो आए, नहीं लेनी तो ना लें? जी बिल्कुल ठीक किया और यही करना चाहिए था और बताया, रिप्लाई अच्छा किया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है और कोई मजाक चीज तो है नहीं, तो जिसका जो मर्जी आए करे। तो बीसीसीआई को अच्छा रिप्लाई किया मोहसिन नकवी साहब। ये बहुत अच्छी बात हुई, वो ग्राउंड पे खड़े रहे, गए नहीं, अपने स्टेज पे अपने साथियों के साथ
वहाँ पे खड़े रहे और मौका दिया उनको, एक बार नहीं 2-3 दफा मौका दिया कि आप आए और रिसीव कर लें। अगर नहीं चाहते तो ठीक है, ये अच्छा हुआ कि किसी और से नहीं किया। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का, वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आईसीसी या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ हो, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए, लेकिन ये चीजें चलने वाली नहीं है। कॉमनवेल्थ होने वाले हैं 2030 में, फिर ओलंपिक है 2036 में। इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है। पाकिस्तान को फॉरेन जो ऑफिस है हमारे, उनको पूरा भरपूर एहतजाज दर्ज कराना चाहिए और अपनी जितनी भी काबीना है इसको मुतहरिक करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा कंपेन करनी पड़ेगी इस चीज पे। जो चीज हुई रात में उसका पाकिस्तान के को तो नुकसान हुआ, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान की मीडिया को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। और जो कॉमनवेल्थ का ये सोच रहे हैं या ओलंपिक का सोच रहे हैं, इनका ख्वाब अधूरा का अधूरा रह जाए। अहमद, एक तरफ तो ये शिकवा था कि जी पाकिस्तान से हमें खेलना ही नहीं चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, हाथ नहीं मिला रहे थे। फिर हुआ ये कि भारत में सिनेमास के अंदर कल मैच दिखाया जा रहा था, ये तो कहते थे राइवलरी नहीं है, और फिर राइवलरी ऐसी कि सिनेमास में मैच दिखा रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी साहब मैच देख रहे थे, मैच ख़त्म होते ही ट्वीट उन्होंने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने किया, उनके टीएम मिनिस्टर ने किया, और फिर आखिर में ट्रॉफी लेने के लिए नहीं तैयार हुए। तो अब कैंपेन तो ये बनाने की कोशिश की कि जी हमने पाकिस्तान को फिर एम्बैरेस किया ट्रॉफी ना लेके, मगर फिर ये शिकवा भी करते नजर आ रहे थे कि जी हमें ट्रॉफी क्यों नहीं दी। ये तो पहली दफा हो रहा है कि विनिंग टीम को ट्रॉफी नहीं दी जा रही है। सही किया मोहसिन नकवी साहब ने? देखिए, जहां तक इस एपिसोड की बात है, इससे पहले की बात है, जहां पे मोहसिन नकवी साहब की गलतियां थी, हमने उनकी निशानदेही की। हम अभी भी कहते हैं क्रिकेट में अंदर बहुत बेहतरियों की गुंजाइश मौजूद है। जो वो अपने साथ टीम लेके आए हैं उसमें बहुत गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये सारा एपिसोड जो है एशिया कप वाला, ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ। ये आप पीछे से देखें, जब हाइब्रिड मॉडल पे मनाया, यहाँ पे नकवी साहब का जो स्टांस था वो अच्छा था, ठीक। उसके बाद जो ये सारा सिनेरियो हुआ हैंडशेक वाला, वहां पे भी जो नकवी साहब का स्टैंस था अच्छा था। फिर नकवी साहब ने भी एक ट्वीट की, वो रोनाल्डो की जो एक एआई जनरेटेड वीडियो थी वो भी बीच में आई। उसके बाद भारत ने अब ये जो किया है ट्रॉफी ना लेने वाला, यहाँ पे भी मोहसिन नकवी साहब का जो स्टैंस है वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि उनसे क्रिकेट की, क्योंकि सवाल ये दूसरा है, क्रिकेट की शिकायत, क्योंकि वो क्रिकेट के बड़े हैं, हम करते ही रहेंगे जब तक क्रिकेट ठीक नहीं होगी। लेकिन इस चीज के ऊपर जहां पे उनके साथ इस तरह की बदतहजीबी हुई और बिल्कुल जो है भारत इतना नीचे गिर गया कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया। इस एपिसोड के अंदर पूरी कौम मोहसिन नकवी के साथ है, और अगर जो नहीं है उनको भी साथ होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत की सवाल है। वो जैसे भी हैं, हमारी शिकायत उनसे एक तरफ, लेकिन इस मौके के ऊपर पूरी कौम को चाहिए कि मोहसिन नकवी के साथ पीछे खड़े हों, क्योंकि उनका जो स्टांस था इस दफा भारत के अगेंस्ट, जितनी भी अभी ये सिनेरियो चला है, बहुत फर्म था, बहुत अच्छा था। और इस पूरी चीज के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम तो साथ हैं ही हैं, लेकिन पूरी कौम से भी अपील करते हैं कि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, यहाँ पे सबने पीछे खड़ा होना है। और जहां तक क्रिकेट की बात है वो हम उनसे शिकायत करते ही रहेंगे। और राज भाई, मुझे ये बताएगा कि मैं सिकू भाई का भी इस पर ओपिनियन लूँगा क्योंकि वो वहीं उस वक्त मौजूद थे, जैसे वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट पहले आ जाते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर। बहुत छोटा स्कोर था, जिसे बड़ा होना चाहिए था, उस पर भी बात करेंगे। मगर ऐसा लगा कि बॉलर्स ने फंसा दिया था बाकायदा मैच को, 3 आउट कर दिए 20 रन पर। उसके बाद कैच ड्रॉप होना, रन आउट ड्रॉप होना, उसके बावजूद भी मुश्किल था। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग हमने फिर ख़राब की है कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है खिलाड़ियों की, उस पर तो बात होती है, मगर जो मेंटल स्ट्रेंथ है, डिसीजन मेकिंग है। साइम इकोनॉमिकल बॉलर थे, पूरे ओवर्स नहीं करा सके। नवाज ने 1 ओवर कराया। हारिस रऊफ पहली दफ़ा नहीं है, मुतादिद दफ़ा वो ऐसी क्रंच सिचुएशंस में, प्रेशर वाली सिचुएशंस में पाकिस्तान को हरवा चुके हैं। उन्होंने 3.4 ओवर्स में 50 रन खा लिए, हालांकि बाकी टीम ने 16 ओवर में 100 रन खाए। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की वजह से हारे हैं। जी, इसमें मैं और अहमद कल पूरे मैच में थे और गाए बगाए हम आगाह भी कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से मैच जा रहा है और किस तरह से हमें मैच खेलना चाहिए। देखिए, उनके 3 जो आउट हो गए तो वो हमें बोनस मिल गया था। उन्होंने गलत शॉट्स मारे थे,
फ़हीम अशरफ को और शाहीन को जिस तरह से वो आउट हो गए थे, टॉप ऑर्डर आउट हो गए थे, जिससे हमें खौफ था। वहां से मैच चले जाना वो हमारी थोड़ी बहुत शायद गलतियां थी। मैं फील्ड प्लेसिंग की बात करता हूँ कि जब आपको इतना प्रेशर गेम होता है, 3 आउट हो गए 20 रन पे, अगर अबरार बॉलिंग करने आता है, साइम अय्यूब बॉलिंग कर रहा है, इवन नवाज भी बॉलिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बहुत पीछे रख लिया था, टू अर्ली। आप उनको मारने दें। देखिए नहीं उठता बल्ला, अहमद से पूछे, नहीं उठता जब आपको इतना प्रेशर होता है, आप डॉट बॉल पे जाएंगे। जब डॉट बॉल पे जाएंगे तो नेट रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने 53 सिंगल लिए हैं। T20 में 53 सिंगल का मतलब है कि 14-15 रन तो हमने दिए हैं अपनी स्टार्ट में। अगर ले लेते हो उसकी वजह से देखिए वही फर्क 15-16 रन का हुआ, क्योंकि जब प्रेशर होता है उसमें मारते हैं, वो एक गलती हुई। फिर उसके बाद अबरार ने जब आउट कर दिया, संजू को आउट किया, उसके बाद उनको हटा दिया गया वहां पे। फिर हारिस आए, वहां पे उन्होंने 17 रन दिए, फिर अबरार आए, उन्होंने 11 रन दिए। वो 2 ओवर में 28 रन से मैच शिफ्ट हो गया। थोड़ी बहुत है ना फोन, मैं चला जाऊं उधर, स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में, जो टाइम था, रियल टाइम पे शायद हम काम नहीं कर पाए इस तरीके से, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकलता चला गया। और मुझे अहमद आप भी बताइएगा, से जो सिंगल था वो नज़र आ रहा था कि जैसे 3 आउट हुए और वहाँ पर भी पैनिक नज़र आया था टॉप ऑर्डर में। उसके बाद सैमसन ने और तिलक ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, इस बात को रियलाइज़ किया कि जी सिंगल हमें लेने चाहिए, आखिर में अपनी विकेट को बचाना चाहिए। वाकई प्रेशर डालना चाहिए था, सिंगल रोकने के लिए खिलाड़ियों को आगे रखना चाहिए था, फील्डर्स को। बताते रहे हैं, देखिए कैप्टनसी के अंदर बिल्कुल कुछ चीजें थी जो इम्प्रूव होने वाली थी, बेहतर हो सकती थी। जिस तरह का हारिस रऊफ शुरू के अंदर आए थे तो वहां पे हमें विकेट चाहिए थी, उनको सिंगलें चाहिए थी, हमने सिंगलें दे दी, अटैक नहीं किया। वहां पे आप अटैक कर सकते थे। उसके बाद आप ये भी बात कर सकते हैं कि शाहीन का ओवर जो है आपको एक नीचे रख लेना चाहिए था, आखिरी ओवर वो ठीक कर लेते हैं, आप हारिस रऊफ के साथ गए। तो ये कुछ चीजें बिल्कुल अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल सलमान ने और माइक हेसन ने साइम अय्यूब को खिलाया था ना। साइम अय्यूब नहीं बनते थे टीम के अंदर इतने फेलियर्स के बाद। यार कौन कहां से आप उनको जो है ना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। आपको रन चाहिए, हसन नवाज आपको चाहिए थे मिडिल के अंदर आपके जो है ना। उस दिन भी आप भारत के अगेंस्ट आपने 43 बॉल्स में 48 रन बनाए हैं, आप लोग चौक किए हैं। आज कल के मैच में फिर देख लें, हम कहते रह गए आपके शो में भी बैठ के, हर शो में बैठ के कि यार कर लो, पूरा पाकिस्तान कह रहा है हसन नवाज को खिला लो, नहीं खिलाया उन्होंने। रिजल्ट जो है ना आपके सामने, ये सारी चीजें नजर आई हैं आपको। कल के मैच में आप देखिए कि भारत इतना प्रेशर के अंदर था, इतना प्रेशर के अंदर था कि लग ही नहीं रहा था कि ये भारत की टीम है। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई हार नहीं आए हुए हैं। यहाँ से हम कोशिश कर रहे थे कि हम हार जाएं, वहां से वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान ने ज्यादा कोशिश कर दी कि नहीं यार भारत तुम जीत जाओ। सो ऑल इन ऑल देखें, यू कैन नॉट टेक थिंग्स अवे फ्रॉम दिस टीम कि ये टीम जो है वेस्ट इंडीज से जीती है, ये टीम जो है ट्राई सीरीज जीती है, ये टीम बांग्लादेश से जीती है, फाइनल के अंदर पहुंची है, गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आप फखर जमान को देखें, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आपको पता है कि जब वो एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, पांड्या अनफिट है, उन्होंने बैट्समैन डाला, तो आपको 20 स्कोर एक्स्ट्रा करने थे। वहां पे आपने जो दुबे था नॉन पार्ट टाइम बॉलर, उसको अटैक करना था। वो नए बॉल पे ही आ गया और नए बॉल पे आके उसने 2 ओवर्स में 12 स्कोर दिए, 12। तो आधा मैच तो आपने यही खराब कर लिया। पहली 15 बॉलों पे फखर जमान 15 स्कोर पे खेल रहे थे, 15 तो, और उसमें से 3 ओवर पार्ट टाइम ने किए हुए थे। तो आप एज ए सीनियर प्लेयर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए मूविंग फॉरवर्ड यंग टीम है, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनके फॉर एग्जांपल फखर जमान के जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स और एशिया कप्स वो खेले हैं, 23 गेम्स खेले हैं वो अभी तक, 23 गेम 10 सालों के अंदर, उसके अंदर 20 का एवरेज है, उसके अंदर 115 का उनका स्ट्राइक रेट है, उनके 3 50 हैं, जिसमें से एक 50 यूएई के अगेंस्ट है, एक हांगकांग के अगेंस्ट है, एक किसी और के। अब ये इतने ऑर्डिनरी स्टैट्स हैं, इस स्टैट्स के साथ आप बिल्कुल ठीक है। फिर हम जब कहते हैं कि आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, फिर वो कहते हैं नहीं होता, तो किस तरह ये लड़के इतना खेल गए? कौन इनको सपोर्ट करता रहा थ्रू आउट अभी तक? ये किस तरह इन परफॉर्मेंस के साथ टीम के अंदर है? 10 साल में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज आपके सामने। अब देखिए 2 चीज करनी है आपने, एक तो साइम अय्यूब का कुछ करना है, एक आपने ये जो हारिस रऊफ और फखर जमान का। फिर
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज तक ये कहता नहीं हूं, लेकिन इस लॉट के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पास कुछ टीमें, कुछ लोग होते हैं, जब आपके पास आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आप मेंटली और अच्छा खेलने लग जाते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स जैसे जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, ये इजी लेने लग जाते हैं। तो अब इन पे जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी लीग्स थोड़ी सी रोक देनी है, बिल्कुल रोक देनी है, बंद कर देनी है। जो इन्वेस्टमेंट आपने इनको की है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आपको इवेंट जितवा सके, अब आपने इनको डोमेस्टिक में भेजना है। ये 2-3 लड़कों की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो अब बच्चे हैं ना, ये बच्चे तैयार करें, उनके अंदर जाके खेलें, उनको ग्रूम करें, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ तो आपको फायदा हो। सिकू भाई आप भी बताइएगा, कल पहले जो बैटिंग का फेलियर, उससे पहले हम जरा बॉलिंग के फेलियर की बात कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसमें आपको लगता है डिसीजन मेकिंग से ज्यादा हारे हैं बजाय इसके कि परफॉर्मेंस, क्योंकि जबरदस्त मैच था। इंडिया तो कहने लगा था कि राइवलरी नहीं है, राइवलरी तो कल ऐसी थी कि लास्ट ओवर तक मैच गया। इंडिया जो कहता था बॉयकॉट करना चाहिए, उनके सिनेमाज में मैच दिखाया जा रहा था, कल वो ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे थे। तो अब वहां पर जीतने के बावजूद तनकीद हो रही है कि हमने ये करना ही नहीं चाहिए था, कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट गए हैं। कपिल देव जैसे लोग भी बात कर रहे हैं, उनके दूसरे पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स के अलावा। आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग से हारे कल? देखिए, कप्तानी की डिसीजन मेकिंग से 100% हारे हैं। जो राइवलरी की बात है वो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी आपने खुद ही सारी बातें कर दी कि राइवलरी नहीं होती तो इतना कुछ क्यों हंगामा होता। कल हर हाल में भारत सख्त प्रेशर में था। आप ये देखें कि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। शुरू के अंदर हमारी बैटिंग चली, मिडिल ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो गया। कल सुबह भी मैंने कहा था कि ये सारे लड़के जो हैं नीचे मिडिल ऑर्डर वाले, सारे जो हैं वो हैं जिनसे हमसे सवाल करने। उसके बाद शुरू के अंदर ब्रिलियंट कैचेस पकड़े गए 2-3, फिर एक आसान कैच छूट गया। यानी कि हमारी टीम जो है करवट बदलती रही, बिल्कुल कभी इधर कभी वो। 3 जो कैच, उनमें से 2 मतलब एक आसान था, 2 तो बहुत अच्छे कैच पकड़े हारिस ने और सलमान अली आगा ने। तो गेम बिल्कुल टर्न हो गया। फिर एक आसान कैच चला तो हुसैन तलत ने छोड़ दिया। तो मैं देखें, पहले भी मैं जो अभी ये बात कर रहा था, और इसमें देखें अपना नवाज ने बॉलिंग नहीं की। मैं हर प्रोग्राम में यहाँ बैठ के कहता था, आगा साहब आप बॉलिंग करें, आप ऑफ स्पिनर हैं, आप बॉलिंग करें। उन्होंने कभी बॉलिंग ही नहीं की। अपने आप से या तो डरते थे कि मैं बॉल करूंगा मेरी पिटाई ना हो जाए, अगर जो डर गया वो खत्म, उसका फिर कोई काम नहीं है। तो वो आगा साहब को हम बार बार कहते थे कि आप अपनी बॉलिंग करते रहें, ताकि जरूरत वक्त, कल दोनों लेफ्ट हैंडर थे, आप ऑफ स्पिनर की जरूरत थी, आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। तो ये सारी गलतियां आगा की हैं। क्यों उसको चेंज किया, बहुत सारी हैं, उसको सब छोड़ दें। अब वो बेचारा मेरे ख्याल से तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा T20 के अंदर। मगर जो ये इतना अच्छा मौका था हमें भारत का आने का, खास तौर पे जब हम 10 ओवर में जो हमारा स्कोर था वो बस एक्सीलेंट। मैं समझ रहा था, दिल मेरा धड़क रहा था क्या होगा, और वही हुआ कि हम बीच में कोलैप्स कर गए। वो बहुत ही मतलब मुझे अफसोस हो रहा है। मगर जो अभी बात हो रही है, हमें सिर्फ एक लड़के को नहीं, जितने लड़के हैं, एक तो PSL से कभी कोच ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर वो सारे उन लड़कों को सपोर्ट करता है जो उसके साथ हों। सेकेंडली आप देखें, वो शादाब को कैप्टन बनाना चाह रहे थे। अभी भी अगर आप बात करेंगे तो ही वाज द वाइस कैप्टन, देन अगेन उसको भी वाइस कैप्टन हटा दिया, किसी को नहीं रख रहा है, वो भाईजान जो है कोच। तो अब जो है वो फिर कोशिश करेंगे कि शादाब को वो कप्तान बना दे। अभी वो आए नहीं। हर लड़के को, चाहे कोई क्यों ना हो, डोमेस्टिक खेले। अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलते तो उनको आप PSL में नहीं खेलने दें, इतना सख्ती करें। जो अभी अहमद कह रहा था, इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करें, कोई NOC नहीं, सब जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अदरवाइज हमारी क्रिकेट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, हम नहीं संभाल सकेंगे। तो और राज भाई, मसला है कि आमतौर पर जब ज़ाहिर हम फाइनल में पहुंचे हैं, और फाइनल से पहले भी जो 2 मैच हुए, क्योंकि जो इंडिया के साथ पहला मैच था उसमें तो कोई फाइट ही नहीं नजर आ रही थी। कुछ मैचेस में हमें फाइट नजर आई, फाइनल में भी फाइट नजर आई। अब हुआ यह कि माजी में जब भी ये डिबेट शुरू हुई है कि जी सब कुछ बदल देना चाहिए, तो हमने नुकसान बड़ा किया है। 2019 में वर्ल्ड कप आ रहे, हालांकि रन रेट पर बाहर हुए थे, उसके बाद टीम में चेंजेस किए, सरफराज को बाहर किया, और जब से टीम नहीं बन पाई है तो कुछ प्लेयर्स को इधर उधर करना चाहिए। जैसे हारिस रऊफ का फैसला करें, साइम अयूब को T20 में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, इस बात का फैसला करें। और हमें कुछ लोग जो बेंच पे मौजूद थे, जब हमने पिचेस देख ही लिए थे, अब वसीम जूनियर हैं, वो पेस के साथ रिवर्स भी अच्छा कर लेते, उन्होंने मैच ही नहीं खिलाया, बेंच ही करके रखा। तो इन फैसलों को देखें कि इस टीम के को कॉन्फिडेंस दें, कोच को कॉन्फिडेंस दें कि आगे बढ़ें, या फिर उसी तरफ जाएंगे जी सब बदल दो बस। देखिए, प्लेयर तो हमने बदल के देखे, कोच भी बदल के देखे, लास्ट 10 ईयर से देख रहे हैं, 20 ईयर से देख रहे हैं। अब बोर्ड को भी चेंज करके देख लेते हैं, शायद हमें फायदा हो जाए। दूसरा ये है कि हमें प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे जो बोर्ड रन कर रहे हैं। ये तो सारे मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट से ना। देखें, अभी क्राइसिस में आए हम लोग, अभी इसमें सेरेमनी में,
तो कौन था जो समझा सकता था इनको, कौन था जो गाइड कर सकता था, कौन था जो नकवी साहब को रोक सकता था कि ट्वीट ना करें, जरूरी नहीं है। तो ये चाहिए हमें, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो बोर्ड चला सकें, जो रन कर इस पे मुझे एक और बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ कि जो हारिस रऊफ है उन्होंने जब निशान बनाया इस बात का कि जहाज़ नीचे जा रहा है, और उसके बाद ज़ाहिर मिनिस्टर्स ने भी उनकी बड़ी तारीफ कर दी। ऐसा लगा जब बुमराह ने उनको बोल्ड किया और बुमराह ने वापस निशान बनाया तो हारिस रऊफ की एक ही पूरा का पूरा फोकस था कि मैंने विकेट लेनी है, जिसकी वजह से कोई वो उनका फोकस ही नहीं रहा कि किस तरीके से मैंने शाहीन कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसका भी प्रेशर आया क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई थी ओवरऑल। क्या इसका प्रेशर आया हारिस पर? जी देखें, ये आपको किसी ने इशारा दिया ना करने का, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए हमारे बॉलर। और सबसे ज्यादा कौन हुआ? मेन बॉलर हुआ है हमारा हारिस। कुछ भी है, वो आउट करने वाला बॉलर है, रन जरूर बनते हैं, अटैकिंग बॉलर को रन बनते हैं, चाहे वो शोएब अख्तर का जमाना हो या वकार यूनुस का जमाना हो, अटैकिंग को रन बनते हैं। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, मीडिया में बहुत हाइप मिल गई। मैं इसके मतलब के हक में नहीं हूँ। हम बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म की, बात कर रहे थे कि यहाँ पे बोर्ड में लोग चाहिए। सबसे अहम होता है, हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का है, उसको देख लें एक दफा कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जिसका मर्जी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कूल क्रिकेट शुरू कर देता है, जिसका मर्जी होता है कि चैंपियन लीग कराना शुरू कर देता है। ये कौन सा बोर्ड है? मैं तो बच्चों को, प्लेयर्स को कभी भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ जो क्रिकेट रन कर रहे हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ियों का कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा, हमेशा खिलाने वालों का प्रॉब्लम रहा है। और अहमद ये बताएगा, बैटिंग की तरफ आते हुए 13 ओवर 113 रन, एक आउट, शानदार किस्म का आपको ओपनिंग स्टैंड मिल गया। साहबजादा फरहान क्या ज़बरदस्त खेले, फ़खर जमान ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद आप कोलैप्स करते हैं, कुलदीप जिन्हें मार पड़ रही थी, सब ऐसा लग रहा था बस फैसला करके आए हुए थे, उसके एक ओवर में मारे जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं, एक ओवर में उसको 3 विकेटें दे दी। ये क्या था जहन में? हालांकि लग रहा था वैसे कि पिच ज़रा मुश्किल हो गया है, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि हम ओवर ही पूरे नहीं खेल पाए। मैं आपके साथ यहाँ डिसएग्री करूंगा। फ़खर जमान बिल्कुल अच्छा नहीं खेले। आपको भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि भारत एक बॉलर शॉर्ट खेला है, इसका मतलब है हमें 20 रन ज्यादा करने हैं, और उसके पार्ट टाइमर बॉलर को हमने अटैक करना था। दुबे ने 2 ओवर किए पावर प्ले के अंदर, फखर 15 बॉलों पे 15 पे खेल रहे थे, बीच में से 3 ओवर पार्ट टाइमर ने कर दिए हुए थे, वहीं पे तो मैच सेव हो गया। रन रेट तो देखे ना, मेंटेन हो रहा था ना, और 35 पर 46 उन्होंने बनाए हैं। हम तो अपने ओवर ही पूरे नहीं खेल पाए, हम तो फखर को उस वक्त ब्लेम करें अगर हमने ओवर पूरे खेले हो। होता है, यही तो होता है कि फिर बीच के अंदर जब आपने मेन उनके जो बॉलर पार्ट टाइमर तो उसके ओवर निकाल दिए, फिर बीच के अंदर प्रेशर है, किसी के पास टाइम ही नहीं बचा हुआ। या तो फखर जमान 80 रन की इनिंग खेलते तो समझ में आती। मगर आपने कहा था कि पार्ट टाइमर को मारना चाहिए, आपकी पहले भी ये राय थी कि पार्ट टाइमर को मारे ताकि मेन बॉलर्स, जो हमने मेन बॉलर्स को मारा है, बुमराह को पिटाई लगाई, कुलदीप को पिटाई लगाई, मेन बॉलर्स को मारा, वहां पे कॉम्पेंसेट किया था। आपको बीच के अंदर फिर उनके कुलदीप यादव को उनके चक्रवर्ती के अगेंस्ट अटैक करना पड़ा, क्योंकि आपने पार्ट टाइमर्स को नहीं मारा ना। तो अटैक में कामयाब भी तो हुए, वो तो हम बाद में फेल हो गए। 13 ओवर में 113 रन थे हमारे। वहीं पे देखिए, पहले 15 बॉलों पे फखर जमान का कितना स्कोर था, या पहले 22 बॉलों पे फखर जमान का कितना स्कोर था। तो सर बेसिकली गलती ये हुई माइक हेसन से और सलमान अली आगा से कि जब फखर आउट हो गया था, वहां लेफ्ट ही भेजना चाहिए था, वहां उन्होंने हारिस को भेजा, वो चलता बना, वहां पे उन्होंने सलमान को भेजा, वो चलता बना। उनके तो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वहां पे आप शाहीन अफरीदी या फहीम अशरफ को भेजते तो वो शायद बेहतर तरीके से लेफ्ट आर्म स्पिनर को, उनके स्पिनर्स को टैकल कर सकते थे। यहाँ पे आपने गलती की है, और उसके बाद आप देखें कि लाइन ही लगी रह गई है। सलमान अली आगा की जहां तक बात कर रहे हैं, 146 डिफेंड कर रहा है, राइट। 146 डिफेंड करने में वो और क्या करे 150 के अंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि सलमान अली आगा ने कोई बहुत गंदी कप्तानी कल की है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट के शाहीन अफरीदी का एक आधा ओवर बचा के वो रख सकता था, बट उसके अलावा वो क्या करता? हारिस रऊफ का जो शुरू के अंदर फील्डर था वो उसको ऊपर लेके आ सकता था। अगर सलमान अली आगा नहीं तो कौन? शादाब को आपने फिर से कप्तान बनवाना है। शादाब तो टीम में नहीं बनते, जिस परफॉर्मेंसेस वो आए हुए हैं, किस तरह वो कप्तान बनेंगे? मुझे ये बताएं। शायद यही सलमान अली आगा जो ट्राई सीरीज जीत के दी है, सलमान अली आगा है जिसने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के दी है, वही कप्तान है कि आप फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। तो आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं? हाँ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है, उनको बॉल करने पड़ेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तो गलती है कि कोई आपने लीडर बनाया नहीं। एक ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि एक दफा फिर वही कैंपेन शुरू हो गई है कि जी बाबर आजम और रिजवान को वापस लाओ, टीम पूरी की पूरी बदल दो। क्या ये होना चाहिए? एक ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आइंदा क्या किया जाए, गुफ्तगू हो रही है, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू भाई, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जो अहमद शहजाद भी कह रहे हैं कि आप कप्तान बदलते हैं तो फिर एक दौड़ शुरू हो जाती है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि कप्तान बदला जाए, कुछ वैसे चेंजेस किए जाएं और जो और कम से कम मेंटली और गेम अवेयरनेस के हिसाब से भी कि 13 ओवर में 113 है, थोड़ा सा लग रहा है कि पिच मुश्किल हुआ है। आपने कुलदीप को एक साथ 3 विकेटें दे दी, रीडिंग जैसे उनके 3 आउट हुए तो नजर आया कि सैमसन ने किस तरीके से वहां पर रीड किया और तिलक ने, और वो सिंगल पर चले गए थे। बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। कल देखें बड़ा अच्छा झगड़ा हुआ है, झगड़े से मुरादे बहुत अच्छी फाइट हुई है, उधर टीमें आखिरी तक लड़ी हैं उसने जो कि, मगर उसकी छोटी छोटी गलतियां थी जो कि नजर आ रही थी, जैसे बॉलिंग चेंजेस वगैरह की, उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। और उसके बाद उसने खुद बॉलिंग नहीं की, ये थोड़ी गलतियां थी, मगर उसने टीम लड़ाई बगैर किसी शक के, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से टीम लड़ाई। हम आखिरी ओवर तक चले गए, मगर हमारी जो गलतियां थी उसमें लड़कों की अपनी परफॉर्मेंस भी है। देखिए, आप टीम अच्छी सेलेक्ट कर लें, सेलेक्टर क्या करेगा जब लड़का जाके परफॉर्मेंस ना करे, कप्तान क्या करे जब कप्तान उसको कॉन्फिडेंस देता है कि तुम जाके करो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लड़कों को चेंज करे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करे, ताकि नीचे जाके लोग मारे। किसी का बल्ला नहीं चला, जो आ रहा था सर उठाकर मार रहा था। कोई थोड़ा सा सब्र तो करता, थोड़ा सा खेलने की कोशिश तो करता। हमने आखिरी की 4 बॉलें भी छोड़ दी। तो ये लड़कों की भी तो गलती है, ये सिर्फ उसकी कप्तान की गलती नहीं होती, इसमें लड़कों की भी गलती है। जो सीनियर, मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में ये बोला, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो लड़के जिन्होंने 50 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल लिए, इधर दे हैव टू बी अ मैच विनर, दे हैव टू बी पक्का प्लेयर, अदरवाइज उनको जो है आप निकाले। आपने 50 मैचों खेलने के बाद, वो तो वहां पे 100 मैच की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहा है, फकर को पूरा फिनिश करना चाहिए था। हारिस ने 100 मैच खेले में उसको मैच विनिंग बॉलिंग करानी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया भाई? आप 100 मैच किस लिए खेल गए? 100 मैच तो हम तस्वर नहीं कर सकते। आपने 100 मैच खेल लिए, आपने आखिरी ओवर सही नहीं करा सके, वो पूरा फिनिश नहीं कर सका। तो ऐसे खिलाड़ी या तो वो मैच विनर हो या वो पक्के हो, अदरवाइज ऐसे लड़के जो ना ऑलरेडी 50 मैच खेले में, उनको आप बिठाएं, नए लड़कों को लेके आए। यहाँ पे लाइन लगी भी अंडर 19, खुदा के वास्ते मैं पीसीबी के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अंडर 19 को सही करें। वहीं से कप्तान निकलते हैं, वहीं से प्लेयर निकलते हैं। आपने पिछले साल कराया ही नहीं, और अंडर 19 में 3 डे मैच रखे। ये 20 ओवर के मैच, 50 ओवर के मैच ना रखें अंडर 19 के बच्चों को। और राज भाई, कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें आप वसीम जूनियर को चांस दे सकते थे। आप कम से कम जो बेंच पे लड़के थे उनको चांस देते और देखते। हारिस रऊफ कम से कम सीखते। जो 100 मैचेस की बात हो रही है कि फ़हीम, हमारे को लीडिंग बॉलर तो नहीं है फ़हीम, मगर फ़हीम ने पिच को रीड किया। शाहीन शाह अफरीदी की खैर तारीफ बनती है, उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है। कल भी बहुत जहानत से वो बॉलिंग कर रहे थे। हारिस देखते हैं कि दूसरे बॉलर्स किस तरीके से चल रहे हैं, बजाय इसके कि 3.4 ओवर्स में 50 रन खा लेते। क्या हारिस को भी रिप्लेस करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की, वो लास्ट ईयर भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में थे, 1 मैच खेले थे। इस साल भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में 1 मैच खेले थे। ऑल टुगेदर जो बात की अहमद ने और सिक्कू भाई ने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। होता क्या है कि आपकी प्लानिंग क्या है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं ना 1 साल से कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। सलमान अली आगा बोलते हैं हम इसी तरह से खेलेंगे, भले हम 50 रन पे आउट हो जाएं। माइक हैसन ये बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, हमें इसी तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो वो खेल रहे हैं इस तरह से, आउट भी हो रहे हैं, खेल भी रहे हैं। वो जब कल क्लैप्स हुआ है ना हमारा, देखिए 13वें ओवर में आउट हुआ है हमारे, 1 विकेट 13वें ओवर में गिरी है। 14वें ओवर में अक्षर पटेल आया, 5 रन देके उसने 1 विकेट और ले लिए। फिर 1 विकेट गिरी 15वें ओवर में, वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। फिर अक्षर पटेल आया, फिर उसने आउट किया, गेम ओवर। तो क्या हुआ, आपको बोला गया था कि आपको मार के खेलना है, आप रीड नहीं करते बॉल को। ना चक्रवर्ती को रीड किया, ना आपने कुलदीप को रीड किया। आप मारते रहे, आंखें बंद करके मारते रहे, और बॉल दूर होती थी। दूर से कभी भी छक्के नहीं लगेंगे, वो लगेंगे सीधी बॉल के ऊपर लगेंगे। अगर देखें, साहबजादा फरहान वो प्लेयर है जो कि जिसने अपनी क्रिकेट फर्स्ट क्लास से शुरू की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो T20 खेलेगा। 2018 का डेब्यू उसका, उसके बाद लंबा अरसा रहा वो नहीं खेला। उसने मेहनत की, उसने 4 साल टॉप किया T20 में। लास्ट ईयर उस प्लेयर ने, जिसको हम सिर्फ फर्स्ट क्लास का प्लेयर 4 दिन का कहते थे, उसने दुनिया को बताया अगर मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, तो वो सब पे बाजी ले जाएगा। कल वो अलग प्लेयर नजर आया दोनों टीम में, एक टीम में नहीं, दोनों टीम में, जिस पे टैग ये था कि वो 4 डे का प्लेयर है। उसने 4 साल मेहनत की आपके सामने। इतने कितने प्लेयर होंगे। अब ये देखें, हमारी फर्स्ट चॉइस कौन थी? साइम अय्यूब, फखर जमान। उसके बाद दूसरी चॉइस कौन थी? हमारे मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। ये तो हमारी चॉइस ही नहीं था।
ये तो एक बाई चांस एक मैच फखर जमान अनफिट बांग्लादेश में हो गए 50 कर दिए, फिर ले गए, फिर एक ड्रॉप किया, फिर वेस्ट इंडीज ने 50 कर दिए। ये तो बाई चांस 5वां ओपनर है पाकिस्तान का जिसको खिलाया जा रहा है। तो ये है कि प्लेयर को जानबूझ के पीछे किया जाता है। इंटरनल पॉलिटिक्स, आप जितने बड़े प्लेयर लेके चले जाएं, इंटरनल पॉलिटिक्स में 6 प्लेयर आपकी सिलेक्शन कमेटी मिली भी थी उनके साथ, प्लेयर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो वो आपको 6 फास्ट बॉलर तो हमें नहीं चाहिए था ना, 3 तो बैठे रहे। तो किसने कहा था 6 फास्ट बॉलर लेके जाए? आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। बैट्समैन कौन खिलाते हम? आपने अच्छे बैट्समैन को पीछे कर दिया। हसन नवाज खेलते थे, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अपने सिस्टम को ठीक करेंगे ना। अहमद, अब जनूबी अफ्रीका की अगर सीरीज आ रही है, ज़ाहिर है आप बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं कि कप्तान बदल दें या फिर बहुत बड़े, मगर क्या चेंजेस होने चाहिए? जो प्लेयर्स मौजूद है, क्योंकि अचानक ही पाकिस्तान में फौरन डिबेट शुरू हो जाती है कि जो ड्रॉप हुए थे उन्हें वापस ले आओ, बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, क्या चेंजेस होने चाहिए? बस ये मेरे ख्याल से मेरी आखिरी बारी है, तो मैं थोड़ा सा अपना भी दिल की बातें कर दूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि फलाने को ले आओ, टिमकाने को ले आओ, यही पहले ये बात करते थे, स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि इसको निकालो। अब ये पॉलिटिक्स क्या खेलते हैं जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं। इस दफा मैं नाम नहीं ले रहा, अगली दफा मैं नाम लेके भी बताऊंगा अगर वो बाज ना आए तो। पहले ये बाहर निकलवाते हैं, उसके बाद जब बंदा जमीन के अंदर गिर जाता है उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर जाते हैं। इससे एक तीर से 2 निशाने ये खेलते हैं, एक उसको सिंपैथी देते हैं प्लेयर को जिसके अगेंस्ट बोला होता है, दूसरा ये सिलेक्शन कमेटी में क्योंकि इन्होंने खुद जाना होता है ये वहां पे भी टारगेट करवाते हैं। तो ये एक तीर से 2 निशाने, यही चीजें जब ये क्रिकेट टीम के अंदर भी थे यही पॉलिटिक्स खेलते थे, और आज भी बैठे हुए जब इन्होंने खबरों में आना होता है वो ये चीज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, शाहजेब भाई 10 साल हो गए फखर जमान को खेलते हुए। 10 साल के अंदर 23 गेमें वो आईसीसी टूर्नामेंट की और एशिया कप की खेला है। 20 की एवरेज से 115 का स्ट्राइक रेट है। मैं ऐसे इंसान को 10 साल के बाद अपनी टीम में ना रखूंगा जिसने अपनी पीक की क्रिकेट खेल रही है। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच करने का टाइम आ गया सिलेक्शन कमेटी का। थोड़ा घूंटा थोड़ा आकिब जवेद को लेना पड़ेगा, ये लाजमी लेना, क्योंकि अभी तक तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। अभी तक हमने उन्हें यही कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, आपने अच्छी टीम सिलेक्ट की है। लेकिन एक हारिस रऊफ को और एक फखर जमान को आपने थैंक यू कहना है। हारिस रऊफ की इनकी लीग्स बंद करनी है इन सारे प्लेयरों की, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है जब ये लोग बाहर खेलने जाते हैं, अपना बेस्ट वहां दे आते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को उस तरह इनका हमारे हम इनसे निकाल नहीं सकते। आपने डोमेस्टिक में बच्चों को ग्रूम कराना है, रेड बॉल की तरफ लेके आना है। हारिस को अब जरा थोड़ा रेड बॉल की तरफ लेके आए, उधर के कैंप के अंदर रखें। कप्तान कोई भी नहीं है, लीडर पीसीबी ने कोई नहीं बनाया हुआ, सॉरी टू से। अगर आपने इसको जिसने 3-4 सीरीजें जितवा दी हैं अभी फिर हटा दिया, फिर किसको बनाएंगे? फिर वही यारी दोस्ती चलती रहेगी? नहीं, लीडर हटाने की कोई जरूरत नहीं है। साइम अयूब को आपने थोड़ा सा उसके साथ काम करना है, टीम में रखना है, रख लें, ड्रॉप भी करना है कर लें। नए बच्चे को दोबारा पीछे गेयर नहीं लगाना। आपके पास ये सैंपल साइज छोटा है उसका, ये मोहम्मद नईम जो लड़का लाहौर कलंदर का है, बहुत छोटा सैंपल साइज है। तो ठीक है, जहां आपने 1-1 50 पे बाकियों को भी खिला दिया तो उसको भी ट्राई कर लें आप T20 के अंदर। मुझे पता है कि वो शायद उनके स्टैट्स इतने अच्छे नहीं होंगे 4-डे क्रिकेट वगैरह में, लेकिन पोटेंशियल है और पाकिस्तान के पास इस तरह के और कोई प्लेयर है नहीं। तो आपको एक कदम आगे जाना है बजाय कि आप एक कदम पीछे जाएं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम ने करनी है। इससे अगर ये ना की तो बहुत तनकीद होने वाली है इन पे, और हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, हम उड़ा के रख देंगे। और अगर ये कर ली तो शायद इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और ये याद रखिए, हमें पता है इस चीज का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चीजें करनी थी वो नहीं की हैं, लेकिन हम एक मैस नहीं मचाना चाहते। हम जानबूझ के तनकीद या बदले नहीं उतारना चाहते। हमारा हमेशा से मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाए। हम वही बात करते हैं जिसमें तनकीद वो हो जिससे कोई बेहतरी हो सके। अगर हमने सिर्फ तनकीद करनी होती तो उन लोगों के लिए पैगाम है, 3 मैच भारत से आ रहे हैं, अभी तक हंगामा भरपा कर देते अगर हम तनकीद कर रहे होते। लेकिन हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सिक्कू भाई, फाइनल कमेंट। 3-4 चीजें हैं जी, सिक्कू भाई फाइनल कमेंट। ये ले लें। देखिए, अभी जो राशिद ने बात बोली है ना, हमारे इस क्रिकेट सिस्टम में एक बहुत बड़ा वायरस आया है। वो वायरस ये है कि ये लड़का टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, ये लड़का जो है वनडे का प्लेयर है, ये लड़का T20 का प्लेयर है। ये क्या चीज है? वो क्रिकेटर है। आप उसको एक मैच देखो तो देखें। मैं बात करता हूँ कि याद है आपके पास जो लड़के हैं वो कहते हैं नहीं ये टेस्ट क्रिकेटर है, इसको तो हम T20 में नहीं लाएंगे, जैसे अभी राशिद फरहान की बात कर रहा था। इस तरह के बहुत से केसेस हैं, ये यही करते हैं। और जब आप पुराने खिलाड़ियों को बुलाने की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के जो तबाही आई है, जो हमारे यहाँ लड़के नहीं पैदा हुए वो इनके वजह से हुए। इन्होंने अब खुद खेलते रहे, अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 करते रहे और दूसरे लड़कों को उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। यही तलत, हुसैन तलत, यही
खुशदिल जो अभी बाहर बैठा आ रहा है, एक मैच दिया उसको, ये सारे लड़के उन्हीं की पैदावार है ना। उनके जमाने में इनका कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ इसलिए कि उन्होंने उनको खिलाया नहीं अपने मकसद के लिए। वो तो सारे तो खुद अपने मकसद के लिए कि मैं नंबर 1 रहूं, नंबर 2 रहूं रैंकिंग में। खुदा के वास्ते अगर आपने दोबारा उनको बुलाया तो ये टीम बिल्कुल तबाह हो जाएगी, इसलिए कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है। ये पूरे क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट को खुद चलाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड को जो है चलाना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड जो है ना अपने आप को, देखिए पैसे तो क्रिकेट बोर्ड देता है ना, तो वो आप उनके एम्प्लॉय हैं। तो अगर आपके ऊपर एम्प्लॉय चढ़ता है, कभी ऐसा नहीं होता। जो मालिक होता है वो मालिक होता है। तो हमें इन लड़कों से को जो है दूर रखना चाहिए। ये सारी बेकार बातें कि उनके आने से टीम बदल जाएगी। मुझे बता दे 5 साल में क्या किया है उन्होंने, कैसी कप्तानी की है। मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ पिछले 5 साल में बाबर की कोई कप्तानी थी, मैं तो सर पीटता था कि यार ये क्या कप्तानी कर रहा है। सारा खुद तो खुद खेल लेते थे, अपने नंबर 1 बना रहे हैं अपने आप को। तो नहीं, ये ऐसा कुछ सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा कि दुनिया बहुत भर की टीमें शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त पर समाअत की। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच मुकर्रर वक्त से 17 मिनट की ताख़ीर से कमरा अदालत में आया। कमरा अदालत वकला से भरा हुआ था। अदालत के सामने पहली लाइन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक के साथ अली अहमद कुर्द, उनके साथी आबिद साक़ी और इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट बैठे थे। उनके पीछे वाली कुर्सियों पर दाएं से बाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने यूनिफॉर्म में तरतीब से बैठे थे। पहले नंबर पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और फिर जस्टिस बाबर सत्तार बैठे थे। 9:45 बजे शुरू होने वाली समाअत 15 से 20 मिनट तक जारी रही। पहले बेंच ने सिर्फ फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी करने का इब्तिदाई हुक्म लिखवाया, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का गैर कानूनी हुक्म मुअत्तल ना किया गया तो बाहर गलत सिग्नल जाएगा। इस पर अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का अबूरी हुक्म मुअत्तल कर दिया और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पटिशन पर नंबर कैसे लग गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी है और जज को रोकना इंसाफ का कत्ल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार किसी जज को खिलाफ कानून अदालती काम से रोका गया। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों और मलिक असद अली केस के बरक्स है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि मलिक असद अली केस के मुताबिक जज के खिलाफ को वारंटो हो सकता है मगर अबूरी हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दी है। आईनी बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। और आज की समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक वकील मुनीर मलिक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए और उन्होंने असद मलिक केस का हवाला दिया और ये दलील दी कि आला अदालत के जजेस के खिलाफ को वारंटों की रेट काबिल समाअत है मगर अबूरी हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि हमने हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया है, इसलिए रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया जाता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक ये मामले आईनी शिकों की तशरीह से मुताल्लिक है, इसलिए हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर रहे हैं। ऑफिस दीगर फरीक़ैन को कल 30 सितंबर को सुबह 9:30 बजे के लिए नोटिस जारी करे। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। और इस फैसले के बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के कल के सिंगल और डिवीजन बेंच के केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी के डिग्री मनसूखी के फैसले को चैलेंज कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जामिया कराची सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी के फैसले को चैलेंज किया है और आइन के आर्टिकल 199 की ज़ैली शिक 1 की ज़ैली शिक A2 के तहत दरख्वास्त को रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की सदा की गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तमाम एतराज़ात का जवाब समाअत के दौरान दिया जाएगा। जामिया कराची सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी के फैसले दायरा इख्तियार से तजावुज़ और गैर कानूनी हैं।
जामिया कराची सिंडिकेट का एजेंडा और अनफेयर मींस कमेटी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की यह दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो की सरबराही में 2 रुकनी रेगुलर बेंच कल दरख्वास्त की समाअत करेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।